हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो है, सब्जेक्ट अपना रहेगा रसायन विज्ञान। और आज अपन एनसीईआरटी के पाठ्यनीति प्रश्न व अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। और आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा बायोमोलिक्यूल, मतलब जीव अणु। और आज का जो अपना वीडियो है, वीडियो नंबर 1। मैं इसको एक साइड पे लिख देता हूँ। ये अपना पहला वीडियो रहेगा। जितने भी आपके पाठ्यनीति प्रश्न हैं इस चैप्टर के, उनको हम कवर करने वाले हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सवाल ये रहा। देखिए, ग्लूकोज तथा सुक्रोज, ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलेय हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन अथवा बेंजीन सामान्य 6 सदस्य वाले युक्त यौगिक जल में अविलेय हैं। कारण दीजिए। भाई, ये जल में क्यों घुलनशील नहीं है, जबकि सुक्रोज व ग्लूकोज जल में घुलनशील है? बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में भी कार्बन 6 हैं, और ग्लूकोज में भी कार्बन 6 हैं, सुक्रोज में कार्बन 6 हैं, मतलब कार्बन 6 इन दोनों में। फिर भी ये जल में विलेयशील है, जबकि ये नहीं है। तो देखो आप, जब आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को देखते हो तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, यूं होती है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। देखिए एक बार, CHO और CHOH, 4 ये OH ग्रुप हैं और 4 यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे CH2OH। अब इसमें क्या है कि 5 यही किसका फॉर्मूला है? यही फ्रक्टोज का है। सुक्रोज के में भी ऐसा ही कुछ है। पहले हम ग्लूकोज के लिए देख लेते हैं। जो चीज ग्लूकोज के लिए है वही चीज किसके लिए है? फ्रक्टोज के लिए भी है। देखिए, इसमें कितने OH ग्रुप हैं? इसमें 5 OH ग्रुप हैं। कितने OH ग्रुप हैं? 5 OH ग्रुप हैं। और 5 OH ग्रुप हैं तो ये जल के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? H बॉन्ड बना लेंगे। कौन सा बंध बना लेंगे? H बॉन्ड बना लेंगे। या मैं ये कहूँ कि ये ध्रुवीय प्रकृति रखते हैं, और जल भी ध्रुवीय कंपाउंड है, और ये भी ध्रुवीय कंपाउंड है। ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों ध्रुवीय यौगिक हैं इस OH, 5 OH की वजह से, जबकि बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में ऐसा नहीं है। इस वजह से वो कैसा है? 6 वले वाले तो यौगिक हैं, मतलब कार्बन तो 6 है, बट किसमें घुलनशील नहीं है? जल में घुलनशील नहीं है। चलो इसके अपना एक्सप्लेन देखते हैं कि ग्लूकोज ग्लूकोज का फार्मूला ये रहा, जिसमें 5 OH उपस्थित हैं, तथा सुक्रोज का फार्मूला ये रहा, C12H22O11। उसमें कितने OH ग्रुप उपस्थित हैं? 8 OH ग्रुप उपस्थित हैं। और इसका मतलब इन OH ग्रुप की वजह से इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है। कैसी प्रकृति हो जाती है? ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है। और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये जल के अणुओं के साथ कैसा बंध बना लेंगे? आंतरिक H आबंध बना लेंगे। कैसा बना लेंगे? इंटरनल H बॉन्ड बना लेंगे। अतः ये यौगिक आसानी से किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। जबकि आप देखते हो बेंजीन को, किसको देखते हो? बेंजीन को। और जबकि आप देखते हो साइक्लोहेक्सेन को। ये दोनों हाइड्रोकार्बन है, वले वाले हाइड्रोकार्बन है, इनमें कोई ध्रुवीय समूह नहीं रखते हैं। इस कारण ये जल के साथ कौन सा बंध नहीं बनाते हैं? इस कारण ये जल के साथ कौन सा बंध नहीं बनाते? जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और नहीं बनाते हैं तो जिसके कारण ये जल में क्या है? अविलेयशील है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से नोट्स बनाइए। इसके अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल, देखिए आप, लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पादों के बनने की आप अपेक्षा करते हैं? ये कह रहा है कि भाई लैक्टोज का जब आप जल अपघटन करवाओगे, जल अपघटन करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? तो पहले तो मैं बता देता हूं कि लैक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये जो आपका लैक्टोज है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है, C12H22O11।
और ये जो लैक्टोज है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है दूध में। किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर है, ठीक है। और लैक्टोज के अंदर जो दो मोनोसेक्रेड इकाइयां हैं उसमें एक तो है ग्लैक्टोज, ये सॉरी गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा ग्लैक्टोज, और दूसरा है ग्लूकोज। और दोनों मोनोसेक्रेड इकाइयां प्राप्त होते हैं। और देखो प्राप्त कैसे हो रही है वो और देख लो आप साथ में। लैक्टोज जल अपघटन करवाने पर मोनोसेक्रेड, मोनोसेक्रेड का मतलब है उसका फॉर्मूला बनेगा C6H12O6। देख लो आप, मोनोसेक्रेड जब भी है तो उसका फॉर्मूला याद रखना C6H12O6 के दो अणु बनाता है, जिसमें एक तो अणु होता है डी ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज, डी का मतलब होता है डेक्सो रोटेटरी, और एक प्राप्त होता है डी ग्लैक्टोज। क्या प्राप्त होता है? डी ग्लैक्टोज। फॉर्मूला देखो आप, C12H22 हो गया, ये एक डाइसेकेराइड है, आपने इसका क्या करवा दिया? जल अपघटन करवा दिया। जैसे आपने जल अपघटन करवाया तो कितनी मोनोसेक्रेड इकाइयां प्राप्त हुई? दो। एक तो प्राप्त हो गया ग्लूकोज और दूसरा प्राप्त हो गया, यहाँ पे गलत लिख रखा ग्लैक्टोज। क्या प्राप्त हुआ? ग्लैक्टोज। ले लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट। सवाल नंबर अपन 3 देखते हैं। देखो सवाल अपना यह है कि डी ग्लूकोज के पेंटासीटेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएंगे? कि भाई जब ग्लूकोज के साथ 5 एसीटेट ग्रुप जुड़े होंगे, आपको यह बताना है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ये आप कैसे बताएंगे? तो देखिए आप कैसे बताओगे, एक बार रुको इसके लिए आप उस सवाल का आंसर देखिए आप एक बार। इसको मैं पहले ऊपर करके आपको दिखा देता हूं। पहले वो रिएक्शन देख लेते हैं, फिर वो थ्योरी को पढ़ेंगे तो आराम से अपने समझ में आ जाएगा। देखो भाई ये है डी प्लस ग्लूकोज, यहां जो इसका जो ये CHO ग्रुप है ना, ये रिंग में आ गया। किस में आ गया? रिंग में आ गया, वलय में आ गया, मतलब वलय में आ गया। तो जैसे इसकी रिएक्शन आप 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हो तो एक तो यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, और एक कहां जुड़ जाएगा? यहां जुड़ जाएगा। और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज तो है ही, और 5 एसीटेट और जुड़ जाएंगे। मतलब इस जगह, इस जगह, इस स्थिति और इस स्थिति पर कितने ग्रुप जुड़ जाएंगे? 5 जुड़ जाएंगे। कौन से जुड़ेंगे? ये वाले जुड़ जाएंगे, CH3CO नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं हम? एसीटेट। और 5 जुड़ जाएंगे तो हमने 5 को हम बोलेंगे पेंटा, और इसको बोलेंगे एसीटेट। तो ये बनेगा ग्लूकोपेंटा एसीटेट। ये सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल तो ये है कि भाई ये जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है ना, ये फेलिंग विलीन या टोलेन अभिक्रमक के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता? इसका मतलब टोलेन अभिक्रमक और फेलिंग विलीन के साथ रिएक्शन वो करेंगे जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो या कार्बोनिल ग्रुप हो। इसका मतलब इनमें नहीं होगा, तभी नहीं करेंगे। देखते हैं। यह है कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, ठीक बात है, और एल्डिहाइड समूह की लाक्षणिक अभिक्रिया किसके साथ होती है? टोलेन अभिक्रमक के साथ होती है। और किसके साथ होती है? फेलिनिक अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया देता है, परंतु डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इसका अर्थ है या तो इसमें CHO समूह अनुपस्थित है। अब अनुपस्थित तो नहीं हो सकता, ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है, परंतु पेंटा एसिटेल ग्लूकोज में रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यहां मैंने अभी जो बताया था कि इस वाले कार्बन पे CHO ग्रुप क्या नहीं है, लेकिन उसने रिंग बना ली। क्या बना ली? रिंग बना ली, और रिंग की वजह से वो उसमें क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है। और उपलब्ध नहीं है तो क्या नहीं हो सकता? ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में पेंटा एसीटेट टोलेन अभिक्रमक और फेलिंग अभिक्रमक के साथ क्या नहीं करेगा? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने आपको आंसर दे दिया है। अगला देखो। देखो सवाल अपना यह है कि एमिनो अम्ल के गलनांक एवं क्वथनांक
अमीनो अम्लों के गलनांक, एक तो गलनांक पूछ रखा है और दूसरा पूछ रखा है कि जल में विलेयता सामान्यतः संगत एलो अम्लों की तुलना में अधिक होती है, ऐसा क्यों? तो सुनो, मैं जैसे कोई एमिनो एसिड ले लूं, जैसे एमिनो एसिड के लिए मैंने उदाहरण के लिए मैंने ये ले लिया आपके लिए, एमिनो एसिड, ये वाला एमिनो एसिड ले लिया, NH2 CH2 और यहां ले लिया COOH, ये कोई एमिनो एसिड है। इस एमिनो एसिड को अपन ध्यान से देखें तो दो चीजें हमारे समझ में बैठती हैं, ये तो एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो यहां से H+ निकलेगा और निकल के कौन ग्रहण कर लेगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको ग्रहण कर लेगा और क्या बनेगा आगे, आगे अपना ये बनेगा, जो आगे बनेगा हम बना दें, उससे क्या फायदा होगा हम देखते हैं, और हमारा ये बनेगा NH3 और NH3 पे चार्ज कैसे आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया CH2 और यहाँ आ गया CO नेगेटिव। कहने का मतलब है एक पे प्लस और एक पे माइनस आ गया, एक पे प्लस और एक पर माइनस आ गया, तो ये कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। और जो ध्रुवीय हो गया इसका मतलब एक, ये तो एक ही एमिनो एसिड है, इस जैसे बहुत सारे हो तो आपस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़ जाएंगे, और जब ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन द्वारा जुड़ जाएंगे तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो आंसर हो गया, गलनांक ज्यादा हो गया। अब दूसरा कह रहे हैं कि जल में विलेयशील क्यों है, तो भाई जल में विलेयशील ये इसलिए है, यहां देखो, इसलिए जल में ज्यादा विलेयशील है क्योंकि जैसे आप जल को देखोगे ना तो जल का जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है, H और OH, इन दोनों को ब्रेक करोगे तो इस पे क्या जाएगा माइनस और इस पे क्या जाएगा प्लस। ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, तो हमको आपको पता ही है समान समान को घुलता है, इसलिए आसानी से किस में घुल जाएगा, ये जल में घुल जाएगा। ये रीजन है कि भाई बाकी से ये क्या है, ज्यादा है। अब देखो एमिनो अम्ल द्विध्रुवीय प्रकृति के होते हैं तथा प्रबल द्विध्रुव आकर्षण रखते हैं, अतः ये उच्च गलनांक को रखते हैं। मैंने आपको बता दिया, जब ये जल में घोले जाते हैं तो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं तथा ये जल में विलेयशील है। और जबकि एलो अम्ल द्विध्रुवीय नहीं है, एलो अम्ल द्विध्रुवीय नहीं है, उनमें केवल एक पे माइनस आएगा, या क्योंकि एलोजन है तो इस पे एक पे माइनस आएगा, केवल इनका कार्बोक्सिलिक समूह ही हाइड्रोजन बंध बनाने में क्या रहेगा, मतलब संबंध रहेगा, और हेलोजन परमाणु नहीं रहेगा। अतः एलो अम्ल एमिनो अम्लों की तुलना में क्या होते हैं, कम गलनांक व कम विलेयशील होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखो, सवाल यह है कि जब आप अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहां चला जाता है, जब अंडे को गर्म करते हो ना तो उसका जल कहां चला जाएगा। तो भाई अंडे को उबालोगे, इसका मतलब अंडे में प्रोटीन है और प्रोटीन का क्या हो जाएगा, विकृतीकरण हो जाएगा। प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। प्रोटीन का क्या हो जाएगा, विकृतीकरण हो जाएगा। विकृतीकरण से क्या होगा, प्रोटीन में विकृति आएगी, या तो जल अवशोषित कर लिया जाएगा प्रोटीन के द्वारा, क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, या उसकी सतह द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अधिशोषित कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, अधिशोषित कर लिया जाएगा। इसका मतलब जल उसमें जब आप गर्म करोगे ना तो जल उसमें रहेगा नहीं। आप देख सकते हो। अगला देखो, अगला सवाल यह है कि हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं रहता है, संचित क्यों नहीं हो पाता है, इसका आंसर देना है। देखो अब क्यों नहीं रह पाता उसको हम समझते हैं। क्यों नहीं रह पाता तो देखिए आप एक बार आराम से। विटामिन सी जो है ना वो यूरिन के साथ अपशिष्ट के रूप में बाहर त्याग कर दिया जाता है, अपशिष्ट के रूप में बाहर त्याग कर दिया जाता है। इसका मतलब इसको रेगुलर खाने की आवश्यकता है, अगर रेगुलर नहीं खाएंगे तो मूत्र के साथ ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और यूरिन के साथ यदि ये बाहर अपशिष्ट के रूप में बाहर चला जाए तो शरीर में इसकी कमी हो जाएगी। इसका मतलब है विटामिन सी का मतलब हो गया अपना एस्कोर्बिक अम्ल, और एस्कोर्बिक अम्ल जल में विलेय है, और जल में यदि विलेय है तो यह लगातार शरीर में मूत्र के रूप में क्या होगा, मूत्र के अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जित होता रहेगा। अतः इसका कारण शरीर में क्या है, ये संचित नहीं हो पाता। इसका मतलब आप भोजन के साथ खट्टे फल के रूप में अनानास, संतरा व आंवला लेते रहिए, वरना आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी,
आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, क्योंकि मूत्र के साथ इसका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, देखते हैं अपन। सवाल अपना ये है कि यदि डीएनए के थाइमिन युक्त, ध्यान रखना डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी चारक है वो थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है इस थाइमिन के स्थान पर। थाइमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जब जल अपघटन किया जाए तो कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। अब डीएनए है तो डीएनए में क्या होएगा, डीएनए को मैं लिख रहा हूं डीएनए, एक तो आपको इसमें से शुगर मिल जाएगी, शुगर मिल जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए के में एक न्यूक्लियोटाइड के जल अपघटित किया जाता है तो एक तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा का अणु मिल जाएगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है। और एक फास्फोरिक अम्ल बन जाएगा, मतलब एक क्या प्राप्त होगा आपको, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का मतलब है यहाँ पे है PO4-2 प्राप्त हो जाएगा, दो तो ये हो गए। और साथ में इसमें पिरिडिन जो क्षार है ना, उसमें एक तो आपको मिलेगा थाइमिन, दूसरा क्या मिल जाएगा, साइटोसिन। और प्यूरिन के अंदर इसके दो क्षार है, एक गवानिन है और एक एडेनिन है। इसका मतलब और क्या प्राप्त होंगे, एक थाइमिन प्राप्त हो जाएगा, टी प्राप्त हो जाएगा, और एक क्या प्राप्त हो जाएगा, साइटोसिन मतलब सी प्राप्त हो जाएगी। ये दो पिरिमिडिन क्षार है। और प्यूरिन क्षार के रूप में एक क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, गवानिन प्राप्त हो जाएगा, और एक का आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एडेनिन। तो ध्यान रखना भाई, डीएनए का जब आप जल अपघटन करवाओगे तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका मतलब जो डीएनए में है वही तो मिलेगा, एक तो आपको शुगर मिलेगी, एक फास्फोरिक अम्ल मिलेगा। पिरिमिडिन के दो क्षार हैं, एक थाइमिन है दूसरा साइटोसिन है, और एक प्यूरिन के दो क्षार हैं, एक गवानिन है और एक एडेनिन है, यही तो मिलेंगे इसके जल अपघटन से। सवाल आपका कंप्लीट। अगला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, देख लीजिए आप। देखो सवाल यह है कि जब आरएनए का जल अपघटन किया जाता है तो प्राप्त क्षारकों की मात्रा के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। यह तथ्य आरएनए की संरचना के विषय में क्या संकेत देता है। देखो डीएनए की स्ट्रक्चर तो होती है द्विकुंडलित, और जबकि आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है ना, संरचना जो होती है वो एकल कुंडलित होती है, ऐसी होती है यूं करके, डबल हेलिक्स नहीं होती। अब डबल हेलिक्स नहीं होती तो इसके अंदर जो शर्करा है और इस राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, इसके अंदर जो भी नाइट्रोजनी क्षारक है उनका कोई विशेष क्रम नहीं होगा, उनका क्रम अलग अलग होगा। और अलग अलग क्रम होगा तो मतलब डबल होती है तो उसमें क्रम विशिष्ट क्रम होता है और इसमें विशिष्ट क्रम नहीं होता। तो देखो इसका मतलब किसका संकेत देता है, ये संकेत देता है आपकी, किसको संकेत देता है, ये आपके देता है एकल रज्जुक संरचना, सिंगल स्ट्रक्चर को देता है। डीएनए अणु एक द्विकुंडलित संरचना तथा चार एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में क्षारक जुड़े रहते हैं, मतलब इनका एक विशिष्ट क्रम होता है। याद रखना साइटोसिन हमेशा गवानिन के साथ जुड़ेगा, मतलब साइटोसिन आप जब भी देखोगे ना तो गवानिन के साथ मिलेगा, या गवानिन किसके साथ मिलेगा, साइटोसिन के साथ मिलेगा, ये ऐसा हो सकता है। अगर दूसरा देखें तो थाइमिन किसका साथ जुड़ा मिलेगा, एडेनिन के साथ मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये जो एडेनिन है ये थाइमिन के साथ न जुड़ के किसी दूसरे के साथ मिलेगा। आप देखोगे ना तो डीएनए में ये थाइमिन हमेशा ए के साथ मिलेगा और ए हमेशा किसके साथ मिलेगा, टी के साथ मिलेगा। मतलब ये आपस में नहीं जुड़ सकते, इनका एक विशिष्ट क्रम होता है। अगर आप इनको बदल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, स्ट्रक्चर ही बदल जाएगी फिर तो। और डीएनए एक निश्चित मोलर अनुपात की उत्पन्न करता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। अर्थात क्षार जो है ना वो युग्मन मतलब विशिष्ट क्रम का नियम का पालन नहीं करते, वो कहीं भी जुड़ सकते हैं। और यह संकेत देता है कि आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, एकल रज्जुक है। तो आरएनए का जल अपघटन किया जाए तो इनकी जो क्षारकों की मात्रा में कोई संबंध नहीं होता। संबंध इसलिए नहीं होता क्योंकि इनका ऑर्डर फिक्स नहीं है। इनका ऑर्डर फिक्स नहीं है इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एकल कुंडलित है। जबकि आप डीएनए को देखोगे ना, ध्यान से डीएनए को देखोगे तो एक चीज आप नोट करोगे, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ मिलेगा या ग्वानिन साइटोसिन के साथ मिलेगा, और थाइमिन जो है वो एडेनिन के साथ मिलेगा, एडेनिन थाइमिन के साथ मिलेगा। ये आपस में नहीं जुड़ सकते, जबकि आरएनए में ऐसा हो सकता है। इनका कोई विशिष्ट क्रम नहीं होता। अगला सवाल देखिए, ये तो थे हमारे पाठ्य निहित प्रश्न। अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों की। आपकी जो बुक है उसमें आप नोट कर सकते हो इन चीजों को भी, कहाँ कौन सा प्रश्न है, ये आपके कैसे प्रश्न है
अभ्यास वाले प्रश्न है, जो आपके टेक्स्ट बुक के आगे हैं, वो प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं। अभ्यास क्वेश्चन है। देखिए सवाल, देखिए पहला सवाल है कि मोनोसेकेराइड क्या है। तो सुनो, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसेकेराइड सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की वो सबसे लास्ट यूनिट है या इकाई है जिसका और ज्यादा क्या नहीं किया जा सकता, जल अपघटन नहीं किया जा सकता। इसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। इससे ज्यादा इसका जल अपघटन करोगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा। मतलब मोनोसेकेराइड का जो फार्मूला है ना, आपको वो ये मिलेगा। देखो मैं पहले बता देता हूं, इस चीज को आप मोनोसेकेराइड समझ लेना। जब भी आपको ये फार्मूला दिखे ना, C6H12O6, इसका मतलब होता है मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की वो लास्ट इकाई है जिसका और ज्यादा जल अपघटन नहीं किया जा सकता। डाइसेकेराइड का अगर आप जल अपघटन करोगे तो 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए अब ये हमने लिखा है यहां पे, कार्बोहाइड्रेट जो आगे सरलतम अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सके, वही हमने लिखा है, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र है वो ये है CH2ON। N की जगह आप इसका फॉर्मूला ये होता है, ये वाला यहां पे सेट कर लेना अपना फॉर्मूला, ये वाला। और जहां n बराबर 3 या 7 हो सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एल्डोज समूह उपस्थित, भाई जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, और एक ऐसे होते हैं जिनमें कौन सा ग्रुप हो, कीटो ग्रुप हो। जैसे मैं एल्डिहाइड ग्रुप वाला बता देता हूं, जैसे मोनोसेकेराइड का उदाहरण दे देता हूं आपको, तो आपको याद रह जाएगा। जैसे ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है। और अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो उसका फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है। इसका मतलब C6H12O6 को मैंने क्या कहा था, मोनोसेकेराइड। बट इसमें जो फंक्शन ग्रुप देखने को मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा CHO, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की वजह से इसमें कार्बन की संख्या 6 है, तो इसको हम कहेंगे एल्डोहेक्सोज। क्या कहेंगे, एल्डोहेक्सोज कहेंगे। जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला तो है, ये तो है ग्लूकोज का, मैंने जी लिख दिया, और ये लिख दिया हमने फ्रक्टोज का। दोनों का रासायनिक सूत्र सेम है, बट इसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या मिलेगा, मैं 2 नंबर लिख देता हूं। C2O नहीं है, ये कार्बन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं इसको। मतलब इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा, कार्बोनिल होगा। और कार्बोनिल होगा तो कार्बोनिल को हम क्या बोलते हैं, कीटो। कार्बन की संख्या इसमें भी 6 है, तो हम इसको बोलेंगे कीटोहेक्सोज। क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोज। और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे ग्लेक्टोज है ना, ये सब मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। अगला सवाल है जो जबकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप देखिए एक बार अगला सवाल। सवाल ये है कि सवाल ये है कि अपचायक शर्करा क्या होती है। अपचायक शर्करा का मतलब है जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है। ये जो अपचायक शब्द है ना, इसका आप ध्यान से सुनना। एक होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक जो होगा उसका खुद का अपचयन होगा, और अपचायक जिसे बोलोगे उसका क्या होगा, खुद का ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और यदि ऑक्सीकारक है तो इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि भाई आप ये बताओ कि अपचायक शर्करा है ना, अपचायक शर्करा क्या होती हैं। वे शुगर जो अपचायक के समान कार्य करते हैं, मतलब जिनका ऑक्सीकरण हो, अपचायक शर्करा कहलाते हैं। और ये एक एल्डिहाइड, या तो इनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, या इनमें एक कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप समूह रखती हैं। जितने भी आप मोनोसेकेराइड देखते हो सारे के सारे कैसे हैं, अपचायक शर्करा। और जितने आप डाइसेकेराइड देखते हो वो भी सारे कैसे हैं, अपचायक शर्करा। लेकिन इसका ध्यान रखना, डाइसेकेराइड में एक उदाहरण है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो क्या नहीं है, एक अपचायक शर्करा नहीं है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो मैं एक बार उदाहरण से समझा रहा हूं आपको कि जैसे मेरे पास ये ग्लूकोज है, तो हमने लिखा CHO OH, आप समझ जाओगे ये ग्लूकोज है। अगर ये अपचायक की तरह कार्य करे तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण होना चाहिए। जैसे इसका मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं इस अभिकर्मक की प्रेजेंस में, CO2O की प्रेजेंस में, है ना, इसको हम टोलेन अभिकर्मक बोलते हैं। इसका मतलब टोलेन अभिकर्मक का मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ये खुद का तो क्या कर देती हैं, ऑक्सीकरण कर देती हैं, और दूसरे का क्या कर देती हैं, अपचयन कर देती हैं। अब देखिए एक बार,
ऑक्सीकरण होगा तो मतलब ये वाला जो CHO ग्रुप है ना, ये आगे किस में बदला जाएगा, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में बदला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे COOH, और नीचे सेम का सेम रहेगा। तो ये तो था ग्लूकोज, और ये क्या बन गया, ग्लूकोनिक अम्ल। इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण हो जाता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका मतलब इसने टोलेन अभिक्रमक का क्या कर दिया, अपचयन, अपचयन कर दिया। इसमें केवल इसका ध्यान रखना, सुक्रोज जो है ना वो कैसी सरकार नहीं है, अपचायक सरकार नहीं है। और मेरी तरफ से ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख देता हूं सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने लायक है। अगला सवाल देखते हैं। और उदाहरण जो अपचायक शर्करा के हैं वो देख लो आप एक बार। उदाहरण के लिए आप पीछे जो मैंने बात भी की थी कि एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है, एक लैक्टोज है, टोलेन अभिक्रमक तथा फिलिन मिलिन को ये क्या देते हैं, अपचयित कर देते हैं, ध्यान में रख लेना। अगला सवाल सुनो आप आराम से। सवाल अपना ये है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या हैं? तो देखो, पौधों की जो सेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वो पॉलीसेकेराइड होता है, एक सेलुलोज। आपने फ्रेश लेक्चर में आपने देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट में होता है एक पॉलीसेकेराइड, उसकी बनी होती है। सेल वॉल जो होती है ना पौधों की, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है। इसका मतलब पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। कौन से कार्बोहाइड्रेट से होता है, तो पॉलीसेकेराइड से होता है। दूसरा देखिए, कार्बोहाइड्रेट पौधों प्लांट में क्या करती है, और देखो आप, स्टार्च, यह भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के रूप में संचित रहता है। पौधों के जो फल लगते हैं ना, फ्रूट लगते हैं, या इनके जो बीज होते हैं, उनमें क्या होता है, उसके अंदर स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। इसका मतलब पौधों की कोशिका भित्ति और उसके अंदर जो खाने वाले भाग हैं, मतलब बीज और फल, वो कैसे हैं, फल फ्रूट्स, वो कैसे हैं, स्टार्च हैं। स्टार्च भी कैसा है कि पॉलीसेकेराइड है। अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, और सवाल देखिए आप। सवाल ये है कि नीचे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड दे रखे हैं और कुछ क्या दे रखे हैं, डाइसेकेराइड दे रखे हैं। आप नीचे दिए गए कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में बताना है कि भाई कौन से मोनोसेकेराइड है और कौन से डाइसेकेराइड है। तो इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। जैसे एक राइबोज जो है वो मोनोसेकेराइड है, और मोनोसेकेराइड के ऊपर मैं एम लिख रहा हूं, तो ध्यान रखना, हमें पता लग जाएगा। 2 डीऑक्सी ये भी कैसा है, मोनोसेकेराइड है। ग्लैक्टोज ये भी कैसा है, मोनोसेकेराइड है। और फ्रक्टोज ये भी कैसा है, मोनोसेकेराइड है। इसको मैं यूं और बंद कर देता हूं साथ में, तो मैं पहचानने में आसानी हो जाए। ये भी कैसा है, मोनोसेकेराइड। और ये भी कैसा, बच गए कौन से, उसको अलग कलर से लिखते हैं। बच गया माल्टोज, ये कैसा है, डाइसेकेराइड है। ये लैक्टोज, ये किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ये कौन सी हो गई, डाइसेकेराइड हो गई। इसका मतलब देखते हैं, मोनोसेकेराइड जल अपघटित नहीं होते, जबकि डाइसेकेराइड जल अपघटित हो जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड है कौन कौन से, वो देखिए आप। तो मोनोसेकेराइड में एक तो हमने लिखा राइबोज, एक हमने लिखा 2 डीऑक्सी राइबोज, एक हमने लिखा ग्लैक्टोज, एक हमने लिखा फ्रक्टोज। जबकि डाइसेकेराइड कौन कौन से हैं, एक माल्टोज है और दूसरा कौन सा है, लैक्टोज है। छोटे प्रश्न के रूप में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एम का मतलब होता है मोनोसेकेराइड, जो बच गए दूसरे कलर से लिखे हैं वो हम कहेंगे डाइसेकेराइड। सवाल देखिए आप अगला, बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आने लायक सवाल है। देखो, सवाल ये है कि भाई ग्लाइकोसाइटिक बंध से, आबंध से आप क्या समझते हैं। तो मान लो जैसे मैं ये लिख रहा हूं C6H12O6, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है।
और एक और मैंने ले लिया C6H12O6, C6H12O6। चलो तुम मान लो इसको मैंने ग्लूकोज ले लिया और इसको मैंने ले लिया फ्रक्टोज। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे ना, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपस में ऑक्सीजन के द्वारा, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाएंगे। किसके द्वारा जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन के द्वारा। और ऑक्सीजन युक्त ये जो बंद होता है ना दो मोनोसेक्राइड इकाइयों या कार्बोहाइड्रेट को जो बंद होता है जोड़ने के लिए, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट इकाइयों को आपस में किस बंध द्वारा जोड़ा जाता है, तो ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जोड़ा जाता है। और बीच में कौन होता है, इनमें ऑक्सीजन होता है। देखिए अब यहाँ पे आप यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं आपको कि ग्लाइकोसाइटिक आबंध ऑक्सीजन आबंध है। देख लो मैंने ये लिखा है ऑक्सीजन आबंध है, जिसके द्वारा दो मोनोसेक्राइड इकाइयां, हमने दो मोनोसेक्राइड इकाइयां ली हैं, आपस में संयुक्त होकर या तो डाइसेक्राइड अणु बनाते हैं या क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। और जो जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं हम उस बंध को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइटिक बंध कहते हैं। कहने का मतलब है मोनोसेक्राइड इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए जिस बंध की आवश्यकता होती है उस बंध का नाम क्या है, मोनोसेक्राइड है, सॉरी ग्लाइकोसाइटिक है। ग्लाइकोसाइटिक आबंध बनने के दौरान मोनोसेक्राइड की एक इकाई किसकी तरह कार्य करती है, हेमीएसिटेल की तरह कार्य करती है, जबकि दूसरी इकाई किसकी तरह कार्य करती है, एल्कोहल की तरह कार्य करती है। हेमीएसिटेल का मतलब है यहाँ कुछ इथर जैसा कुछ दिखेगा। और डाइसेक्राइड तथा पॉलीसेक्राइड आबंध के द्वारा इसी मतलब भाई अगर आप डाइसेक्राइड बना रहे हो या बहुत सारे मोनोसेक्राइड हैं और एन मोनोसेक्राइड यदि आपस में जुड़ेंगे तो किस बंध द्वारा जुड़ेंगे, वो ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ के किसका निर्माण कर देंगे, पॉलीसेक्राइड का निर्माण कर देंगे। उदाहरण के लिए सुक्रोज अणु में ग्लाइकोसाइटिक आबंध निम्न प्रकार पाया जाता है। हम देखते हैं कि कैसे पाया जाता है, वही इसी का उदाहरण मैंने लिया था। तो देखो आप एक बार जो उदाहरण लिया गया हम उसको समझ लेते हैं। देखो आप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से आपको विजुअल हो रही है, बहुत अच्छी बात। देखो ये तो पड़ा आपका ग्लूकोज, ये रहा आपका फ्रक्टोज। यहां ग्लूकोज का कोई OH था, यह भी नीचे भी OH था, यहां से क्या निकल गया, जल, और बीच जल निकल गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH। मान लो यहाँ पे OH था, ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, और यहाँ पे भी OH था, लेकिन ऑक्सीजन द्वारा जुड़ेंगे तो हम यहाँ से OH निकाल दें और यहाँ से H निकाल दें तो बाहर क्या निकल जाएगा, जल, और बीच में क्या जाएगी, ऑक्सीजन। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। और ये आपस में किस बंध द्वारा जुड़ रही हैं, दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयां। ये दोनों मोनोसेक्राइड जो हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ रही हैं। और ग्लाइकोसाइटिक बंध के बीच में सदैव कौन सा परमाणु होता है, ऑक्सीजन परमाणु होता है। इसका मतलब दो मोनोसेक्राइड इकाइयां आपस में जुड़ी किस बंध द्वारा, ऑक्सीजन युक्त ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा। और हमने किसका निर्माण कर दिया, सुक्रोज का। किसका निर्माण कर दिया, इसका मतलब सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है। और ये डाइसेकेराइड जो है वो ग्लाइकोसाइटिक आबंध द्वारा जुड़कर दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण कर देती हैं, डाइसेकेराइड का निर्माण कर देती है। और कौन से डाइसेकेराइड का निर्माण कर देती हैं, तो उसका नाम है सुक्रोज। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है भैया। देखो आप एक बार स्क्रीन हो रहा होगा सही तरीके से, थोड़ा सा मैं जूम और कर रहा हूं। सवाल ये है कि बहुत बढ़िया सवाल है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपकी परीक्षा के लिए बढ़िया सवाल है ये। तो सवाल क्या है वो सुनिए। सवाल ये है कि ग्लाइकोजन क्या होता है, मतलब ग्लाइकोजन है क्या और ये स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है। देखो प्राणी शरीर में आप जो कुछ भी खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो ये अंत में किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में बदला जाता है। ध्यान से सुनते जाना, ग्लूकोज में बदल गया। अब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो शरीर में एक हार्मोन निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से। और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा नाम है उस हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इसके ऊपर जाता है और इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है भाई ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। किस में, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लाइकोजन कैसा, ये क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है कैसा ये कार्बोहाइड्रेट, तो ध्यान रखना मैं पीसी से लिख रहा हूं, और पीसी का मतलब है पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। और शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। और कहां पे से हो जाता है, ये से हो जाता है भाई लीवर के पास। कहां पे से हो जाता है, लीवर के पास। और कहां पे से हो जाता है, मसल्स के पास। कहां पे से हो जाता है, मांसपेशियों में से हो जाता है। मांसपेशियों में
क्षय हो जाता है। और जैसे ही शरीर को दोबारा अगर भोजन की आवश्यकता पड़ी, मतलब एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, वापिस ये ग्लाइकोजन किस में भी कन्वर्ट हो जाता है, वापिस ये ग्लाइकोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापिस ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसको ग्लूकोज में जो बदलने वाला हार्मोन है, अब की बार उसका क्या नाम होगा बताओ आप? ग्लूकेगोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा? ग्लूकेगोन हार्मोन। और ये ग्लूकेगोन हार्मोन वापिस इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये तो हमारे समझ में आ गया कि ग्लूकोजन बना कैसे है। अब सवाल ये है कि ये भिन्न कैसे है। अब ये भिन्न कैसे है हम उसको समझते हैं। देखो तो ये भिन्न ऐसे है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक बात है, एक पॉलीसेकेराइड है। कैसा है? एक पॉलीसेकेराइड है। एक कलर क्यों नहीं आ रहा है? कैसा है? एक पॉलीसेकेराइड है, मैंने बताया था पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो प्राणी शरीर में संग्रहित रहता है। और कहां संग्रहित रहता है? एक तो ये रहता है लीवर के पास, और कहां रहता है? मसल्स में, और कहां रहता है? ये ब्रेन में उपस्थित रहता है। ठीक है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो एक एंजाइम, मान लो एक हार्मोन है, एंजाइम तो नहीं है, हार्मोन ही आएगा, ये ग्लाइकोजन जो है, एक ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। और स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड, और कहां पाया जाता है? चावल के मंड में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, बहुत सारी दालें हैं उनमें भी पाया जाता है, और उनमें प्रोटीन भी पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, अनाजों में ज्यादातर स्टार्च ही होता है, और केले में भी पाया जाता है। और कहां रहता है? पौधों में संचित रहता है। कहां रहता है? पौधों में संग्रहित रहता है। पीछे अपन एक प्रश्न की बात भी की थी। अब ये जो स्टार्च होता है ना, अब जब आप इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये पॉलीसेकेराइड है। पहले तो मैं ये बता देता हूं, ये दो चीज, इसकी स्ट्रक्चर कितनी होती है? दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है इसमें एमिलोज। क्या होता है? एमिलोज। मैं शॉर्ट में बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा वहां से। और एमिलोज, एक तो सेमिलोज होता है, दूसरा कौन सा होता है? एमिलोपेक्टिन। क्या होता है? एमिलोपेक्टिन। सुनो आप आराम से, एमिलोपेक्टिन। ठीक है। इस एमिलोज में क्या होता है? ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़कर एक पॉलीसेकेराइड इकाई बनते हैं, और उस पॉलीसेकेराइड इकाई का नाम है एमिलोज। ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन तो जुड़ा होता है ग्लाइकोसाइटिक बंध में। साथ में एक और चीज भी होती है, ग्लूकोज का पहला कार्बन ग्लूकोज के छठे कार्बन के साथ क्या बनाता है? पॉलीसेकेराइड बंध बनाता है। इसका मतलब इसमें दो बंध बनते हैं, दो बार ग्लाइकोसाइटिक बंध बनता है, और इसमें एक बार बंध बनता है। यहां पे देखिए अब क्या बताया इसमें, दो घटक होते हैं, एक तो हो गया एमिलोज, दूसरा हो गया एमिलोपेक्टिन, से मिलकर बना होता है। एमिलोज जल में विलय है, ठीक है। और स्टार्च का कितने प्रतिशत भाग है? तो ये 15 से 20% भाग है। यहां लिख देता हूं, एमिलोज है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको समझ में ज्यादा बैठेगा। ये कितने प्रतिशत भाग है? ये 15 से 20% भाग है। ठीक, आगे। जबकि एमिलोपेक्टिन है वो जल में कैसा है? अविलय है। और ये स्टार्च का कितने प्रतिशत भाग है? तो ध्यान रखना, ये स्टार्च का 80 से 85% भाग है, क्योंकि बड़ी स्ट्रक्चर है। 80 से 85% भाग किसका है? एमिलोपेक्टिन का है। आगे देखो, और ग्लाइकोजन संरचना मुख्यतः एमिलोपेक्टिन के सदृश है। मतलब ग्लूकोज को आपने इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किसमें बदला था? ग्लाइकोजन में बदला था। और जो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है तो लगभग किस जैसी है? एमिलोपेक्टिन जैसी है। अगर वो एमिलोपेक्टिन जैसी है तो 100% उसमें कार्बन, पहला और चौथा कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। साथ में एक चीज और होती है, उसमें ग्लूकोज का पहला कार्बन और साथ में ग्लूकोज का छठा कार्बन भी किसके द्वारा जुड़ता है? ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ता है। और दोनों ही किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के बहुलक हैं। जबकि ग्लाइकोज में, परंतु बात यह है कि जो ग्लाइकोजन होता है ना, उसमें एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। मतलब एमिलोपेक्टिन में होता तो इसके बराबर ही है, लेकिन उसमें ब्रांच कैसी होती हैं? ज्यादा होती हैं, और ब्रांच ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे से भिन्न है। हम स्ट्रक्चर के द्वारा और देख लेते हैं एक बार, तो आप लिख लेना अपना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। देखो आगे क्या होता है। अब भिन्न कैसे वो देख लेते हैं अपन। देखिए,
सवाल देखिए आप एक बार, मैं इसको सेट कर लेता हूं एक बार सवाल को, देखो आराम से। सवाल ये है कि सुक्रोज तथा लैक्टोज के जल अपघटन से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक तो है सुक्रोज, सुक्रोज का वही रासायनिक सूत्र है C12H22O11, और साथ में ये कह रहा है कि भाई अगर आप लैक्टोज का जल अपघटन करवाओगे तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। देखते हैं अब कैसे होता है, मैं साइड में आपको लिख के समझा देता हूं। सुक्रोज का मतलब होता है, एस को से समझ जाना, सुक्रोज लिखा है मैंने, और इसका फार्मूला है C12H22O11। अब ये कह रहा है इसका जल अपघटन करवा दे, लो जल अपघटन करवा दिया। जब आप इसका जल अपघटन करवा दोगे ना, आपको दो इकाइयां प्राप्त होंगी। एक तो प्राप्त होगा आपको ग्लूकोज, क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज, और साथ में क्या प्राप्त होगा आपको, फ्रक्टोज, क्या प्राप्त होगा, फ्रक्टोज। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल है, ये तो आपके समझ में आ गया, इसको मैं हटा रहा हूं। दूसरा है लैक्टोज, तो लैक्टोज को मैं एल से लिख रहा हूं। लैक्टोज का भी वही फॉर्मूला है C12H22O11। ये कह रहा है कि जब तू लैक्टोज का जल अपघटन करवाएगा ना, तो जल अपघटन का मतलब हो गया H2O। तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो देखिए एक तो आपको मिलेगा ग्लूकोज, और साथ में प्राप्त होगा आपको ग्लैक्टोज, क्या प्राप्त होगा, ग्लैक्टोज। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, उसमें ग्लूकोज व फ्रक्टोज मिलेगा, इसमें ग्लूकोज व ग्लैक्टोज मिलेगा। देखिए एक बार ये लिख रखा है, ये आपका रहा सुक्रोज, इन्वर्ट सुगर बोलते हैं इसको। जैसे आपने जल अपघटन करवाया, ये वाला एंजाइम लिया, किसमें टूट गया, ग्लूकोज में, और साथ में किसमें टूट गया, फ्रक्टोज में। जबकि लैक्टोज में क्या हो रहा था, लैक्टोज एक तो टूट रहा था ग्लूकोज में, दूसरा साथ में क्या बन रहा था, ग्लैक्टोज। ये देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, आराम से देख लो आप। ये लैक्टोज का जल अपघटन करवाओगे, ये पड़ा आपका लैक्टोज। लैक्टोज का मतलब आप मिल्क की बात कर रहे हो भाई। जब भी आप दूध का जल अपघटन करोगे ना, किस एंजाइम की उपस्थिति में, इस एंजाइम का थोड़ा सा ध्यान में रखना, लैक्टेज की उपस्थिति में। और किस में टूट जाएगा, एक तो इसमें बनेगा ग्लैक्टोज, और एक इसमें क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। सीधी सी बात है, ये आपका सवाल रहा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए सवाल देखिए आप तो एक बार। सवाल यह है कि स्टार्च तथा सेलुलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है। कि भाई स्टार्च में और सेलुलोज में मुख्य स्ट्रक्चर के ऊपर आप देखोगे ना, तो उसमें अंतर क्या है वो देखिए आप एक बार। तो देखिए अब क्या अंतर है। स्टार्च ये पड़ा, सेलुलोज ये पड़ा, दोनों में पॉलीसेकेराइड है, और दोनों किसके बहुलक हैं, ग्लूकोज के बहुलक हैं। मतलब दोनों ही ग्लूकोज की मोनोसेकेराइड इकाइयों के जुड़ने से बने हैं। फिर भी इसमें एक अंतर है, देखना। स्टार्च के अंदर एक तो पाया जाता है एमिलोज, हमने पीछे बात की थी, और एक पाया जाता है एमिलोपेक्टिन, दो घटकों से मिलकर बना है। ठीक बात है, ये दोनों मतलब ये जो एमिलोज और एमिलोपेक्टिन है, ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों से बने होते हैं। आगे देखो, और ये कह रहा है कि जो आपका एमिलोज है ना, एमिलोज है, इसमें 200 से 10,000 200 से सॉरी 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां आपस में अशाखित श्रृंखला द्वारा जुड़ जाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं, C1 कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। और कितने हैं इनकी इकाइयों की संख्या, लगभग है 200 से 1000 इकाइयां। जबकि एमिलोपेक्टिन में देखिए आप, एमिलोपेक्टिन में क्या होता है, एमिलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज की ये भी कैसी इकाइयां, शाखित है। इसका मतलब इसमें शाखाएं बढ़ेंगी, और इसमें C1 और C4 ग्लाइकोसाइटिक आबंध पाया जाता है, परंतु साथ में शाखा के रूप में क्या पाया जाता है, C1 और C6 पहला कार्बन, और मोनोसेकेराइड इकाई का पहला कार्बन, और आगे वाली मोनोसेकेराइड इकाई का छठा कार्बन आपस में किस बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, और किसका निर्माण कर देते हैं, एमिलोपेक्टिन का। और एमिलोपेक्टिन और आपका एमिलोज दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, स्टार्च का। एक बार दोबारा देखो आप एक बार इस चीज को, और मैं इसको यहां लिख रहा हूं, आराम से देखो एक बार। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से लिखने के लिए, है ना, आराम से ले पाओगे आप, दिखाई दे रहा होगा आपको।
आराम से स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे देखते हैं, तो जो स्ट्रक्चर की हमने बात की थी ना वो देख लेते हैं एक बार, है ना, कि भाई कैसे कैसे जुड़े होते हैं, तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा आराम से, है ना। तो देखो, पहले मैं आपको एमिलोज दिखा देता हूँ, फिर आपको एमिलोपेक्टिन दिखा दूंगा, ठीक है। देखो, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। इस ग्लूकोजों का मतलब होता है, भाई इसका फार्मूला क्या है आपका, C6H12O6, और इसका फार्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्लूकोज का पहला कार्बन, पहले कार्बन को हमने लिखा ये पहला कार्बन, और आगे वाले ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में किस बंधु द्वारा जुड़ गए, ऑक्सीजन के साथ ग्लाइकोसाइटिक बंधु द्वारा जुड़ गए, और किसका निर्माण कर दिया इन्होंने, एमिलोज का। और कितनी इकाइयां हैं इसमें, 100 से 200 हैं, तो मैं यहाँ एक बार लिख ले रहा हूँ, 100 से 1000 इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं, तो किसका निर्माण करती हैं वो, एमिलोज का निर्माण करते हैं। देख लो, आप उतार लेना इसको। अगला देखो, अब ये देखो एक बार एमिलोपेक्टिन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए एक बार। एमिलोपेक्टिन में भैया कुछ इस प्रकार की बात है, भाई ये तो मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है, और ये भी मोनोसेकेराइड है। इस मोनोसेकेराइड का पहला कार्बन और इस मोनोसेकेराइड का चौथा कार्बन आपस में किसके द्वारा जुड़ गए, C1 ग्लाइकोसाइटिक बंध C4 के साथ, हो गया ना। और आगे श्रृंखलाएं जुड़ती जाएंगी। अरे यहां देखिए एक बार, यहां इसका कौन सा कार्बन है, यहां इस मोनोसेकेराइड का छठा कार्बन, और यह कौन सा कार्बन, पहला कार्बन। कुल मिला के यही तो बना ना, C1 और ग्लाइकोसाइटिक का बंध किसके द्वारा जुड़े, C6 के द्वारा जुड़े। और ऐसा होता है, तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, एमिलोपेक्टिन है। ये एमिलोपेक्टिन और वो पीछे वाला क्या है, एमिलोज, दोनों अगर आप दोनों, ये तो है शाखाओं में, वो कैसी है, ऐसा है, देखो भाई वो तो सीधी सीधी है, और इसमें ये देखो एक अलग से ब्रांच आ गई, और ये एक अलग से ब्रांच आ गई, इसका मतलब इसमें क्या कोई शाखाएं हो गई, और शाखाएं होगी, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दोनों मिलकर निर्माण करते हैं स्टार्च का। तो स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना है, एक एमिलोज है वो है 15 से 20% भाग, दोबारा सुनो, स्टार्च एक पोलोसेकेराइड है, ठीक। इस स्टार्च के अंदर पहला जो घटक है इसका वो है एमिलोज, और इस एमिलोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, और ये श्रृंखला होती है एसाकित, ठीक। और एमिलोपेक्टिन जो दूसरा इसका घटक है, उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के ग्लाइकोसाइटिक बंध के साथ साथ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 शाखा के रूप में क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसाइटिक बंध बनाते हैं, और वो क्या होता है, एमिलोपेक्टिन। इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे, स्टार्च बोलेंगे। जो एमिलोज है वो जल में एविले है, सॉरी जल में विले है, और जो एमिलोपेक्टिन है वो जल में एविले है, ध्यान रखना इस बात का। अब बच गया सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है वो देखिए एक बार, ये सेलुलोज है, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है, और ये भी मोनोसेकेराइड है। ये ऐसे क्रॉस में जुड़ जाती है, और जब क्रॉस में जुड़ जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है, सेलुलोज। और सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका 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 पाचन मानव की बॉडी तो नहीं कर सकती, पशु पक्षी पशु करते हैं इसका। आगे देखो अगले वाला प्रश्न, सवाल नंबर 9, देखिए आप आराम से। एक बार बीच में ब्लिंक हो गया तो मैं दोबारा लेके आ रहा हूं उसी चीज को, तो थोड़ा वेट रखिए, करिए आप एक बार, है ना। एक मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको, बहुत अच्छी बात। देखो
यहाँ तक अपना हो गया था। सवाल ये है अपना, देखिए एक बार सवाल आराम से देख लिए। ये कह रहा है कि क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ करवाई जाती है। ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास ग्लूकोज है, उसकी रिएक्शन सबसे पहले आप एच के साथ कराओ तब क्या होगा, उसके बाद इसकी रिएक्शन कराओ ब्रोमीन जल के साथ, मतलब ब्राइटा जल भी बोल सकते हैं, और एक बार इसकी रिएक्शन कराओ आप HI के साथ, HNO3 के साथ, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ। अब इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है जरा देखिए। अब होगा क्या, हम देख लेते हैं एक बार, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं हम। तो क्या बनेगा एक बार हम चेक करते हैं। पहला सवाल देखिए कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, HI के साथ करवाई जाए। ये पड़ा आपका HI, हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन आयोडाइड, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो करवाओगे तो किसका निर्माण होगा, ये ग्लूकोज है, और जैसे ही रिएक्शन आप इसकी किसके साथ करवाओगे HI, और यहाँ पे एक चीज और लिख देना, फास्फोरस, रेड फास्फोरस, रेड पी, इसके साथ कराओगे तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अपचयन होने के बाद क्या होगा, अपचयन होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ से कितने मोल जल के निकल जाएंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे 6 मोल जल के भी निकल जाएंगे, 6 मोल किसे निकल जाएंगे, जल के निकल जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन प्राप्त होगा। तो जब भी आप HI की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, अपचयन, और किसका निर्माण हो जाएगा, एन हेक्सेन का, ध्यान रखें। और दूसरा हमने बात की थी कि जब इसकी रिएक्शन, ये सवाल जरा अपना है ना, चलो कोई बात नहीं, यहां से देख लिया हम इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहां समझ लेंगे हम, वहां थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखो एक बार, ये कह रहा है कि यदि आप डी ग्लूकोज का क्या करवा दोगे, डी ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दोगे Br2 के साथ, किसके साथ करवा दोगे, तो Br2 के साथ क्या होगा, तो सुनो आप आराम से एक बार है ना। ये जो आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये किस में बदला जाएगा आगे जाके, ये बदला जाएगा COOH ग्रुप में, किस में बदला जाएगा, COH ग्रुप में। यही तो हो रहा है कि भाई Br2 आप लोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और ये क्या बन गया, COOH ग्रुप हो गया, और जैसे ही COH ग्रुप आ गया तो इसका नाम हो गया ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम होगा इसका, ग्लूकोनिक अम्ल। चलो देखिए आगे, आगे बढ़ा देखिए आप, अब ये कह रहा है कि यदि आप डी ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, HNO3 के साथ करवाते हो, किसके साथ करवाते हो, HNO3 के साथ करवाते हो, तो किसका निर्माण हो जाता है, सैकरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब की बार होगा कैसे वो देखिए, ये आपका जो CHO ग्रुप है ना, जैसे ही इसका HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा, और साथ में इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, COOH ग्रुप बन जाएगा, और दोनों जब COH ग्रुप हो जाएंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सेकेरिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा इसका, सेकेरिक अम्ल।
देखो आगे। क्या कहते हैं, आप इस टॉपिक को शुरू करते हैं, देखिए आप। सवाल अपना ये है कि